हेलो फ्रेंड्स, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ का मॉड्यूल सेट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो पहले हम 120 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 120 का लघुत्तम होगा, पहले हम इसको 2 से लगाएंगे तो 60 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 5 बचेगा। तो देखिए, 2 गुना 2, फिर गुना 2, फिर गुना 3, फिर गुना 5। तो इसका पहला आंसर होगा ए। आगे चलते हैं हम लोग। 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्त्य 9 दिया है। 306 तथा 657 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो आपको पता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है आपका 306 तथा 657, और ये किसके बराबर है? लघुत्तम गुना महत्तम के। तो लघुत्तम नहीं दिया हुआ है और आपका महत्तम 9 दिया हुआ है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 306 गुना 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। तो 9 से लगाते हैं तो ये जा रहा है 9 सत्ते 63, हाथ में बचा 2, 9 तिया 27। तो 306 को अगर 73 से गुना करते हैं तो आंसर आएगा आपका 222338। आगे चलते हम लोग। 15 और 25 का एचसीएफ है, तो इसमें आपको डायरेक्ट निकाल लेना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 15 लिख लीजिए आप, 15 को डायरेक्ट लघुत्तम ले लीजिए तो 5 तिया 15, और 25 लिख लीजिए, 25 का लघुत्तम लीजिएगा 5 गुना 5। तो इसमें मिल क्या रहा है आपका 5 और 5। तो आपका महत्तम क्या होगा? 5। आगे चलते हैं हम लोग। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। तो इसका सही आंसर होगा अद्वितीय। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसका। तो आपका इसमें दिया हुआ है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। तो शून्यकों का योग होगा -b/a। शून्यकों का गुणनफल होगा c/a। तो आगे चलते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। इधर दूर तक सबने लिख लिया? आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोगों को करना है -b/a बराबर आपका दिया हुआ है √2/1, और दूसरी तरफ है c/a बराबर 1/3। तो इसमें a बराबर आपका जो होगा वो होगा 3, और -b अगर हम लोग ले लें 3√2
2। तो C जो होगा वो होगा 1। तो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि B बराबर हम 3√2 लिए हैं, क्योंकि A हमारा यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 1 को। तो 1 को अगर 3 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 इंटू 3 3 हो गया आपका, और 3 इंटू √2 3√2 हो गया आपका। तो आगे चलते हम लोग, इतना समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। चलिए इसका एक दूसरा तरीका है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो देखिए इसको इसमें बैठा देते हैं, x², दो शून्यकों का एक √2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 1/3। फिर जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 3, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा आपका 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये 3 को उधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर भी आ जाएगा इसमें 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो इसका दोनों ही तरीका से आंसर क्या हो रहा है, बी आ रहा है। तो आगे चलते हैं हम लोग। यदि ax² bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो मैंने आपको बताया था शून्यकों का योग -b/a होता है। तो इसका सही आंसर होगा -b/a। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखिए ये किसी को टच नहीं कर रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। आगे चलते हम लोग। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटा में ax बराबर b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2 हो तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी। आगे चलते हम लोग। समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि a1 बटा में a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटा में b2 के। तो आगे चलते हम लोग। c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx माइनस वाई बराबर 2 तथा 6x माइनस 2y बराबर 4 का अनंत हल है। तो देखिए आगे चलते हम लोग, इसमें देखते हैं। चलिए देखिए, c का c लिख दिए, बट्टे में 6 लिख दिए, इसका माइनस वाई के जगह पे -1 लिख दिए, और -2, और ये 2/4। तो ये एक ही का मान बन रहा है c बराबर 3 का। आगे चलते हम लोग। समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका x बराबर 2 और y बराबर -1। आगे चलते हम लोग। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है असंगत। आगे चलते हम लोग। समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1 का हल होगा। तो इसका हल होगा आपका 5,4। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसका सही आंसर है आपका x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2। आगे चलते हैं हम लोग। यदि विविध
तर्क d इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूल होंगे वास्तविक और भिन्न। आगे चलते हम लोग। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति है वास्तविक और असमान। चलिए आगे चलते हम लोग देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, तो इसका सही आंसर होगा सी। आगे चलते हम लोग। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा? तो आपको पता है फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए आते हैं। बी स्क्वायर होगा आपका माइनस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 4 इंटू ए हो गया आपका 1 और सी हो गया आपका 3। तो देखिए आंसर हो जाएगा 4×3 = 12। 12 में से एक घटाएंगे आपका तो आएगा आंसर -11। तो आंसर होगा इसका -11। आगे चलते हैं हम लोग। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग। d बराबर 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा आपका। d का मान देखिए, d का मान है -4 का स्क्वायर 4। a का मान देख लीजिए आप, a का मान है 1 और c का मान है k बराबर 0। तो ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4k बराबर 0। अब ये उधर चल जाएगा -4k बराबर, ये प्लस से तो उधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस कटेगा। 4 को 16 से काटेंगे तो 4, तो k का मान कितना हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर होगा आपका 4। आगे चलते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 मूल ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर होगा आपका, निकालते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको निकालते हैं। पहले वाले को लास्ट वाले से गुना करते हैं तो आएगा 6x स्क्वायर। उसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे -5x आए। तो 3x और 2x दोनों में माइनस लगा देते हैं। तो इसको जोड़ने पे 5x आएगा और इसको गुना करने पे प्लस 6x स्क्वायर आएगा। तो देखिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। हम इसका कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 3 या -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। तो आंसर हो जाएगा इसका x माइनस 2, दूसरा हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। एक बार x का मान 2 आएगा और एक बार x का मान 3 आएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका 2 और 3। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एपी है? तो इसका सही आंसर है 1, 3, 5, 7, क्योंकि इनमें देखिए 2-2 का गैप है। आगे चलते हैं हम लोग। एपी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या है? तो ए हम मान लिए 2,
डी मान लिए आपका, दूसरा नंबर को पहला नंबर से माइनस करते हैं तो आ गया 5, और 10वां पद निकालना तो ए 10 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए उसको, 2 प्लस 10 माइनस 1, और डी कितना निकला था 5। तो होगा आपका 2, 10 में से 1 गया 9, 9 बचे 45। तो इसका सही आंसर होगा 45 का 2 47। आगे चलते हम लोग। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। पहला पद जो 3 से विभाज्य है बराबर 12। अंतिम पद जो 3 से विभाज्य बराबर 99। तो फार्मूला लगाते हैं हम लोग, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देख लीजिए आप लोग, 99 बराबर ए का मान है 12 रख लेंगे, प्लस एन माइनस 1 नहीं पता, और डी कितना है 3। तो ये हो जाएगा आपका 87, प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये 99 में से 12 गया 87 बराबर एन माइनस 1 गुना 3। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 29, 29 और 1 इधर ले लेंगे तो 30। तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30। आगे चलते हम लोग। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग। तो चलिए इसको देखते हैं। 0 से 50 के बीच का बात हो रहा है तो 1, 3, 5, 7 डॉट 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 49 होगा। तो एन बराबर होगा आपका n/2 a प्लस an। तो हम इसको लिख देंगे ए एन बराबर पहले निकाल लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हो गया आपका 1 और एन पता नहीं है -1, डी हो जाएगा आपका 2 और एनवा पद बोला है तो 49वां पद की बात कर रही है तो 49। तो इसको इधर लेंगे तो 48, 48 में से फिर 2 को भागा देंगे तो 24, 24 और उसके बाद 24 में से -1 है उसको उधर ले जाएंगे तो ये 25। तो एन बराबर कितना आएगा आपका 25।
n बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग। तो Sn बराबर हो जाएगा आपका, Sn बराबर हो जाएगा आपका 25/2 ब्रैकेट में आपका 1 + 49, ये आपका हो गया 25/2 गुना 50। 50 को 2 से भगा दिए तो 25, 25 गुना 25 होता है आपका 625। तो इसका सही आंसर होगा 625। आगे चलते हम लोग, सभी वृत्त होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा समरूप। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए, आकृति में यदि डी ई पैरेलल बी सी, डी बी बराबर 2 सेंटीमीटर और ए ई बराबर 1.5 सेंटीमीटर तथा ई सी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो हम लोग निकालते हैं डी ई पैरेलल है अगर बी सी के, तो ए डी बाई डी बी बराबर में ए ई बाई ई सी के। आगे चलते हम लोग, ए डी पता नहीं है हम लोग को, बता में डी बी पता है, डी बी दिया हुआ 2 सेंटीमीटर बराबर ए ई दिया हुआ आपको 1.5 सेंटीमीटर बराबर ई सी दिया हुआ है 3। तो आगे चलते हम लोग देखते हैं, तो आपका ए डी बराबर जो आएगा वो आएगा एक बट्टा में 2, तो ए डी बराबर हो जाएगा आपका 2/2। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1। क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। एंगल एंगल एंगल। आगे चलते हम लोग, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है आपका ट्राइंगल पी क्यू आर से। यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें 4:9 दिया हुआ है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16:81। आगे चलते हम लोग, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है और उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? तो ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, देखिए इधर एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। ये हो गया, तो हम लगा देंगे।
तो आएगा इसका आंसर a√3। और इसको हम लिख सकते हैं √3 AB। तो इसका आंसर होगा ए। आगे चलते हम लोग। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल B का क्या मान होगा? तो देखिए, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। A का मान 6 रख दिए, C का मान 2 रख दिए और 6√3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आगे चलते हम लोग। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक। आगे चलते हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए, डायग्राम देखते हैं। इसको ए ले लिए, बी ले लिए, ओ ले लिए, ये 12 सेंटीमीटर, ये आपका 13 सेंटीमीटर। तो निकालते हैं हम लोग। ए बी बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5। आगे चलते हैं हम लोग। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये P ले लिए, ये R ले लिए, ये Q ले लिए, इसको 24, इसको 25 ले लिए। तो इसका आंसर होगा आपका PR बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो आएगा आपका 49। तो वर्गमूल होगा 7 सेंटीमीटर इसका। तो इसका आंसर होगा आपका 7 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं हम लोग। दो संकेंद्र वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो? तो चलिए देखते हैं इसको।
तो OA ले लेंगे हम 5 सेंटीमीटर, OB ले लेंगे हम लोग 3 सेंटीमीटर। तो AB बराबर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका √16 और इसका निकलेगा 4। और तो AC हो जाएगा आपका 4 गुना 2 यानी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं हम लोग। थीटा केंद्रीय कोण है और R त्रिज्या वाले त्रिकोण का क्षेत्रफल है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका πr² थीटा बाई 360। आगे चलते हैं हम लोग। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका व्यास। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं R त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण आंतरित करती है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका 2πr थीटा बाई 360 डिग्री। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरित करती है? तो चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, πr² बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। तो पाई का मान अभी रहने देते हैं, त्रिज्या 6 स्क्वायर है 360 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री होगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 36 कैंसिल आउट, 6 से 1 6 गया, बचेगा 6 पाई। 6 पाई का वैल्यू रखते हैं 6 पाई की जगह 2/22/7 लिखेंगे। तो ये होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा आपका 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं हम लोग। एक घोड़े एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है? तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा आपका πr²। तो पाई का मान 22/7 आपका दिया हुआ है। मैदान में 7 मीटर लंबी भी रस्सी में बंधा हुआ था, तो ये त्रिज्या हो जाएगा 7 मीटर। तो 7 से 1 7 कैंसिल आउट, तो बचेगा 22 × 7। तो ये हो गया आपका 154 मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें अगले वीडियो कौन सी सब्जेक्ट की चाहिए। धन्यवाद।